एक साइड से जहां कुछ कंट्रीज हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करती हैं, तो वहीं दूसरी साइड से कुछ कंट्रीज इसराइल को वेपन्स देती हैं जिसका इस्तेमाल इसराइल फोर्सेस गाजा स्ट्रिप पर करती है। एक साइड से जहां जेरूसलम में फलस्तीनी लोगों को उनके घरों से फोर्सफुली निकाल दिया जाता है और जहां ज़ायनिस्ट्स उस जमीन और उन घरों को अपना डिक्लेयर करते हैं, तो वहीं सो कॉल्ड अमेरिकन पॉलिटिशियंस अपने आप को ओपनली ज़ायनिस्ट्स कहते हैं। You need not be a Jew to be a Zionist. I am a Zionist. यहां तक कि we stand with Israel ये तक कह देते हैं। We stand with Israel. वो कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस कहानी में भी यही सब हो रहा है। एक साइड से जहां गाजा स्ट्रिप की ये हालत है, तो वहीं दूसरी साइड से इस्राइल लोग तेल अवीव सिटी में इस बीच का मजा ले रहे हैं। I mean, ये हो क्या रहा है जहां एक तरफ गाजा स्ट्रिप में एक मां को अपने बच्चे ही नहीं मिल रहे, इस पे फैज अहमद फैज का एक मशहूर शेर है। लिखते हैं, निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले, जो कोई चलने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले जिस्मो जहां बचा के चले। वेल, दिस इज द स्टोरी ऑफ फलस्तीन। पिछले 70 सालों से ये फलस्तीनी जनरेशन जेनोसाइड और क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हर दिन ये सोच लेके कि हमें आजादी मिलेगी। पर सवाल यहाँ पे ये रहता है, क्या उन्हें ये आजादी मिलेगी भी या बस एक ख्वाब ही रहेगा? हमारी ये पूरी कहानी 5 क्वेश्चंस पे आधारित है। पहला, आखिर ये फलस्तीन और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है क्या? दूसरा, कैसे इसराइल लोगों को बचपन से ही ब्रेन वॉश किया जाता है? तीसरा, और कैसे अभी भी यूएसए ब्रीफली सपोर्ट करता है इसराइल को? और असल रूट कॉज क्या है? इनफैक्ट अब आप इसराइल को इसराइल मत बोलो, बल्कि अब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इसराइल बन चुका है। वो कैसे, वो हम वीडियो के आने वाले पार्ट्स में समझेंगे। चौथा, आखिर ये गाजा स्ट्रिप है क्या? क्यों इसराइल जेनोसाइड ऑपरेशंस करवाता है और कौन कौन लोग इस जेनोसाइड से इफेक्ट हो रहे हैं? पांचवा, आखिरी सवाल, ये कॉन्फ्लिक्ट इतना लंबा क्यों जा रहा है और आखिर में क्या फलस्तीन आजाद होगा भी या नहीं? वेल, आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इन सब सवालों को क्लियर करके, ताकि आखिर में हम किसी नतीजे पर पहुंच सके। चलिए आगाज करते हैं पहले चैप्टर के साथ। एक बड़ी मिथ है इसराइल और फलस्तीन के बारे में कि ये सेंचुरी से चली आ रही रिलीजियस की लड़ाई है, बट दैट इज नॉट ट्रू। मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इस बात पे है कि दो ग्रुप्स के लोग एक ही टेरिटरी को क्लेम करते हैं। जब हम लोग फलस्तीन के बारे में सोचते हैं तो हमें याद आता है वॉर, क्राइम्स, इनोसेंट किलिंग, जेनोसाइड और यहां तक कि इसराइली ऑक्यूपेशन। It's an extremely cynical moment for international law. There are rules under international law. पर आप शायद ये ना जानते हो कि एक और कंट्री ने इस पूरी बर्बादी को जन्म दिया, नोन एज इंपीरियल ब्रिटेन। इंपीरियल ब्रिटेन का मतलब है वो दौर जब ब्रिटिश एम्पायर अपनी बुलंदियों पर था, खास तौर पर 19 और 20 सेंचुरी के आगाज में। इस दौरान ब्रिटिश ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर अपना कब्जा जमा रखा था। मैं आप सबको ये इसीलिए बता रहा हूँ कि इस पूरे वायलेंस की शुरुआत यहीं से हुई थी। 1516 लेकर एटलीस्ट 1917 तक फलस्तीन ऑटोमैन एम्पायर के कंट्रोल में था। इस समय वहां क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और जिविस एक साथ रहते थे पीसफुली मोस्ट ऑफ पार्ट्स में। फिर अर्ली 1900s में एक छोटी सी तादाद में यूरोपियन जूज ने ज़ायनिज्म के लिए सपोर्ट इकट्ठा करने की कोशिश की ताकि वो एस्टैब्लिश करे जूविश के होमलैंड को। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे, आखिर ज़ायनिज्म है क्या और इसका जूविश के साथ क्या सिंक है, और आखिर जूविश चाहते ही क्यों थे अपना एक अलग देश होना, और आखिर उन्होंने फलस्तीन देश को ही क्यों चुना, किसी और देश को क्यों नहीं? ज़ायनिज्म एक पॉलिटिकल और एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट थी जो प्रमोट कर रही थी एस्टैब्लिशमेंट और सपोर्ट कर रही थी जूविश के होमलैंड को फलस्तीन में। फिर ये मूवमेंट लेटर ऑन फाउंडेशन बन जाती है इसराइल देश की 1948 में।
कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म जीविश फैमिली में हुआ था और कुछ क्रिश्चियंस मानते हैं कि कुछ जीविश ने जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करवाना चाहते थे। यहाँ पर क्रूसीफाई का मतलब है किसी को लकड़ी के क्रॉस शेप पर लटका के कत्ल करना। अब ये एक ऐसी विचारधारा थी जो अगले कई सालों और कई सेंचुरीज तक रह गई क्रिश्चियंस के बीच में। और जब क्रूसाइड्स हुआ आज से करीबन 1000 साल पहले, तो वहां भारी संख्या में क्रिश्चियंस ने जीविश को मारा। उस समय ज्यूइश के खिलाफ काफी झूठी अफवाहें फैलाई जाती थी कि कैसे ये क्रिश्चियंस के बच्चों का खून पी लेते हैं। ऐसी चीजों से नफरत बहुत ज्यादा थी ज्यूइश के खिलाफ और इसके लिए ज्यूइश को बहुत हेट सहना पड़ा। अब ये जो नफरत थी ज्यूइश के खिलाफ, ये खाली रिलीजियस के बेस पे नहीं थी, बल्कि अब तो ज्यूइश को एक अलग कम्युनिटी में देखा जाने लगा। इन्हीं सब रीजंस की वजह से लेट 1800 के समय तक दुनिया भर में रहने वाले ज्यूइश के अंदर ऐसी भावना जागने लगी कि कोई भी देश हमें अपना नहीं मानता। अगर हमें सुकून से रहना है तो हमें एक अलग देश बनाना चाहिए, एक ज्यूइश कंट्री। फिर 1881 में एक बड़ी माइग्रेशन देखने को मिली ज्यूइश की फलस्तीन के एरिया में। ज्यूइश ने जाकर फलस्तीन के एरिया में कई परमानेंट सेटलमेंट्स बनाई और वहां जाकर रहने लगे। तीसरा, आखिर फलस्तीन ही क्यों? क्योंकि ये ज्यूइश के लिए एक होली प्लेस है और जेरूसलम ज्यूइश के लिए सबसे होली प्लेस है। याद रखिएगा, उस समय ना कोई इस्राइल था, ना कोई गाजा था और ना कोई वेस्ट बैंक था तो बस फलस्तीन ही था। ये सारा एरिया फलस्तीन था जो ऑटोमैन एम्पायर के अंडर आता था। लेकिन उस टाइम इस मूवमेंट को कोई ज्यादा सपोर्ट थी नहीं और उस समय खाली 8% पॉपुलेशन थी ज्यूइश लोगों की फलस्तीन में। और वही अरब नेशनलिज्म उस टाइम अपने पीक पर था और बहुत सारे फलस्तीनियन इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे। अब साल 1915 में वर्ल्ड वॉर 1 चलने लग रही है। ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब रिवोल्यूशनरीज ऑटोमैन एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। पर ब्रिटिश यहाँ पे एक चाल खेलती है। वो कहते हैं अरब रिवोल्यूशनरीज को कि तुम हमें सपोर्ट करो ऑटोमैन एम्पायर को हराने में, हम तुम्हें फलस्तीन का एरिया दे देंगे। फिर 1917 में ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बल्फोर ने एक 1 पैराग्राफ लेटर लिखा वेल्टर को, जो उस टाइम लीडर फिगर थे ब्रिटिश ज्यूइश कम्युनिटी के। हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट व्यू विद द फेवर द एस्टैब्लिशमेंट इन फलस्तीन ऑफ ए नेशनल होम फॉर द ज्यूइश पीपल एंड विल यूज देयर बेस्ट एंडेवर्स टू फैसिलिटेट द अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। फिर ये लेटर बन जाता है बल्फोर डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे हो क्या रहा था? ब्रिटिश ने फलस्तीन में रहने वाले अरब्स को फ्रीडम देने का वादा किया था, मगर उन्होंने वो जमीन जो पहले से ही अरब्स की थी ज्यूइश को देने का वादा किया। अब ब्रिटिश यहाँ पर उस जमीन को ट्रांसफर कर रही थी ज्यूइश लोगों को, जो उनकी कभी थी ही नहीं। अब जब ऑटोमैन एम्पायर कोलैप्स हो गया 1918 में, तो लीग ऑफ नेशंस ने ब्रिटिश को एक मैंडेट लिखा फलस्तीन का 1920 में, या आप उससे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी कह सकते हो। ये एक डबल मैंडेट था। एक साइड से वो एक्ट कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ फलस्तीनियंस के लिए, फिर दूसरी साइड से वो एक्ट कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ ज्यूइश के लिए, जो चाहते थे अपना होमलैंड। फिर ब्रिटिश मैंडेट के अंदर ज्यूइश ने इमिग्रेशन किया यूरोप से फलस्तीन में और फिर यहां से ज्यूइश की पॉपुलेशन 10 गुना बढ़ गई। जहां वो 1980 में सिर्फ 60,000 थे, फिर 1947 आते आते वो 6 लाख बढ़ गए। फिर 1929 में जेरूसलम के विलिंग वॉल पर दंगे फसाद शुरू हो गए, जिसमें फालस्तीनियंस एज वेल एज ज्यूइश लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब ये दंगे फसाद यहीं पे नहीं रुकते, बल्कि 1936 में जब ज्यूइश लोगों की इमिग्रेशन और बढ़ने लगी तो और दंगे फसाद होने लगे। इस टाइम ब्रिटिश ने सख्ती से एक्शन लिया, जिसमें 2000 से लेकर 5000 फलस्तीनियंस मारे गए। अब यहाँ पर रॉयल ब्रिटिश कमीशन रिकमेंड कर रही थी पार्टीशन ऑफ लैंड को, पर अरब हायर कमेटी ने इस प्लान को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि ये जमीन तो हमारी ही थी। अब इस मौके पर ब्रिटिश वालों ने अरब हायर कमीशन को बैन कर दिया। उन्होंने फिर व्हाइट पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया 1939 में। इसमें कहा गया कि फलस्तीन को एक बाई नेशनल रियासत होना चाहिए और ज्यूइश इमिग्रेशन को 5 साल के लिए महदूद कर दिया जाए। पर फिर भी ये इलीगल इमिग्रेशन चलती रही और ये वायलेंस चलता रहा।
अब ब्रिटिश इस मसले को हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने ये मसला फिर यूएन को सौंप दिया 1948 में। और फिर यहां से पूरी कहानी पूरी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो गई। आपने शायद अपने आप से ये सवाल किया होगा कि कोई जेनोसाइड पर रिएक्ट कैसे करता है। खुद देखिए। आपसे कहता हूं, अगर आपको किसी एक को ब्रेन वॉश करना हो, आप क्या करोगे? सिंपली उसके अंदर फियर भर दोगे, टॉक्सिक चीजें भर दोगे, नेगेटिव चीजें भर दोगे किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में। और यहाँ पे भी यही सब हो रहा है। अब टॉक्सिक इतना फैल चुका है कि इजराइल स्टूडेंट्स को बचपन से ही हॉलोकॉस्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, इवन नर्सरी से लेकर 12th ग्रेड तक। और पढ़ाया क्या जाता है? पहले तो उन्हें हॉरिफाइंग इमेजेस दिखाई जाती है ताकि वो रिलेट कर सके। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये एक इंटेंशनल पॉलिसी है इजराइल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। इस एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से हर जूइश इजरायली सिटीजन एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर और एक पोटेंशियल विक्टिम है फ्यूचर हॉलोकॉस्ट इवेंट के लिए। अब यहाँ पर हॉलोकॉस्ट का मतलब है जहां पर 6 मिलियन जूइश मारे गए नाजी रिजीमी के थ्रू सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। नाजी रिजीमी हिटलर की एक नाजी पार्टी थी उस दौरान। अब ताजुब की बात देखिए, फलस्तीनी लोगों को हॉलोकॉस्ट के साथ कोई लिंक नहीं थी। ये तो हिटलर था जिसने ये सब कर दिया, पर यहाँ पर तो फलस्तीनियंस को एलिमिनेट किया जा रहा है। और इसी थिंकिंग और फेयर की वजह से वेपनाइजर किया जाता है ताकि वो जस्टिफाई करे इस वायलेंस ऑफ ज़ायनिस्ट स्टेट को। और ये वो हर चीज करेंगे अपने आप को डिफेंड करने में ताकि दूसरा हॉलोकॉस्ट दोबारा ना हो सके। अब आप बोलोगे ये सब मैटर क्यों करता है? इजराइल ने 12 साल स्पेंड कर दिए हैं इस एजुकेशन सिस्टम पर, ये सिखा के कि आप डिह्यूमनाइज करो फलस्तीनियंस को और उन लोगों को ऐसी नजरों से देखो जैसे उन लोगों ने जिविश लोगों को एलिमिनेट किया था। अब जब यही इजराइल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो जाते हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ जिविश सीधे इजराइल आर्मी में जाएंगे जहां वो 2 से 3 साल तक मैंडेटरी सर्विस करेंगे, जहां पर वो फ्रंट लाइन जेनोसाइड और ऑक्यूपेशन वाले बन जाते हैं। और फिर इसी के बदौलत हमें ये देखना पड़ता है और दूसरी साइड से ये देखना पड़ता है। इसीलिए हमने वीडियो के शुरुआत में ही ये बात बोली कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, आखिर ये सब क्यों? वेल, इजराइल तभी एग्जिस्ट कर सकता है एज अ ज्यूइश स्टेट अगर ये मैनेज कर पाएगा एक ज्यूइश मेजॉरिटी को, और इसने अभी तक यही सब किया है। फलस्तीनियंस को घरों से बेदखल करना, जेलों में डालना और कत्ल करते रहना रूटीनली। और ये तभी हो सकता है जब ज्यूइश लोगों को ये यकीन दिलाया जाए कि उनकी सेफ्टी के लिए ये एक अहम तरीका है, और वही फलस्तीनियंस सेफ रहे, सिक्योर रहे, इस प्लान में तो फिट नहीं बैठते। एक दफा फलस्तीनी बच्चे ने कहा था कि मिसाइल हमारे ऊपर हो सकते हैं, पर वो ये बात भूल रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनके भी ऊपर है। इजराइल एक वेक्टर है, इजराइल एक इनोवेटर है, इजराइल एक जमहूरियत है, इजराइल जरूरी है, इजराइल अमेरिका है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इजराइल। I recognized Jerusalem as the capital of Israel. क्यों हमें ब्रेन वॉश किया गया है कि वेस्टर्न वाले जो भी कहते हैं वो सब सही होता है? ये किसी भी ग्रुप को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं और किसी भी कंट्री को महान डिक्लेयर कर सकते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो फिर इसमें पीस कहाँ रहेगा? इन जैसे वीडियोस में सब न्यूट्रल रहना चाहते हैं, पर मैं आपसे कहता हूँ न्यूट्रल रहे ही क्यों, जबकि जो सच है वो आप तक पहुंचाए। ये एक पुरानी कहावत है कि वेस्टर्न वाले अगर शिट भी भेजे ना तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। अमेरिका की रिलेशन इजराइल के साथ उतनी ही पुरानी है जब से इजराइल देश की बुनियाद हुई है। बट व्हाई इज दिस केस?
वेल अमेरिकन पॉलिटिशियंस बिलीव करते हैं कि ज्यूइश स्टेट एस्टैब्लिश होना चाहिए प्रॉमिस्ड लैंड पर, ताकि इंश्योर हो सके जीसस क्राइस्ट की दूसरी आमद को यकीनी बनाया जा सके, जो कि बाइबल के एक तब्दील शुदा वर्जन के मुताबिक है। ये जो स्पेशल रिलेशनशिप है यूएसए और इसराइल के दरमियान, ये ऑफिशियल तब हुई जब 1980 में यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने अपना सपोर्ट जाहिर किया ब्रिटिश बल्फोर डिक्लेरेशन के साथ, जिसने फिर बुनियाद रखी ज्यूइश स्टेट की फलस्तीन में। और वही ये सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस जो अपने आप को महान समझते हैं, इसराइल को एक फुल फ्लेजेड सपोर्ट करने के बाद। So let me be clear about what I believe. I stand with Israel. मई 1948 में इसराइल की फाउंडेशन के बाद सिर्फ 11 मिनट बाद ही यूएसए पहला स्टेट बना तो रिकॉग्नाइज इसराइल। याद रखिएगा, ज़ायनिज़्म की आइडियोलॉजी को हमेशा से यूनाइटेड स्टेट्स की सपोर्ट मिली है। We have to bring in a considerable immigration into a small country. अब ये बात देखिए, आप चौक मत जाइए कि इसराइल की इतनी रिलेशनशिप यूएसए के साथ या यूएसए की इतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इसराइल के साथ, बल्कि अब तो ये यूएसए के लिए एक नेशनल ऑब्लिगेशन बन चुकी है। मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया के सबसे बड़े प्रिजन में जिंदगी कैसे होती है? वेल, उसके लिए आपको कोई क्राइम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको सिर्फ गाजा में पैदा होना होगा। We are putting a complete siege on Gaza. No electricity, no food, no water, no gas. It's all closed. We're fighting animals and are acting accordingly. पहले ये थे इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर जो रिस्पॉन्ड कर रहे थे उस अटैक को जो 7 अक्टूबर 2030 को हुआ था हमास की तरफ से, जिसमें 1400 सिविलियन मारे गए। अब क्या इस अटैक से हमास एक टेररिस्ट ग्रुप बन जाता है? वेल, इसका जवाब अबू खालिद इस रिपोर्ट में खुद दे रहे हैं। What makes you so certain that Hamas joining the Al-Qassam Brigade and ultimately turning to violence is the answer here? If I put the gun down, Israel will not stop killing us. We know the enemy. We tried everything with him. I'm talking about 3 deadly wars, 14 years of the siege. We're not talking about 1 or 2 or 3 years. There's no other solutions. यूएसए, यूरोपियन यूनियन और इजराइल, इन सब ने हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप कहा है। Hamas is a brutal terrorist organization. They're a bunch of medieval barbarians. Unleashing pure, unadulterated evil. They are not freedom fighters. मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ज़ायनिज़्म एक ग्रेट मूवमेंट हो सकता है तो हमास क्यों नहीं? अगर हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया जा सकता है तो इसराइल को क्यों नहीं? इतनी बेरहमी क्यों? A lot of the world thinks that you guys are a terrorist organization. Doesn't that affect your credibility? You are saying that the US consider us as a terrorist because we are targeting civilians. But what about the Israelis? But हम तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि what about civilians? But are you also not sacrificing the civilians that are directly above you? Of course, we don't want them to get killed or to get targeted. But this is the only choice we have. This is what we can do. But क्या फलस्तीनियंस इनको सपोर्ट करते हैं? लेकिन and they are supporting us. You can go to the sea, you can go to the air, you can go to anywhere. So that's why we are building tunnels. जब 7 अक्टूबर 2030 Hamas launched को हुआ rockets, क्या हुआ, killed over जिसमें 1,400 civilians civilians मारे and गए। kidnapped फिर within कुछ ही days. दिन में Israel इजराइल ने bombarded the एयर Gaza Strip, स्ट्राइक्स करना शुरू killing कर दिया several गाजा thousand, स्ट्रिप पर, wiping out entire जिसमें हजारों families सिविलियंस and मारे striking गए। ambulances, वहाँ की border फैमिलीज, crossings, and एम्बुलेंसेस, residential बॉर्डर्स, buildings. यहाँ तक कि At the रेजिडेंशियल same बिल्डिंग्स time, पर Israel अटैक किए told गए। over और 1 इसी बीच इजराइल ने civilians 1 to leave मिलियन their homes सिविलियंस and move को south, वार्न किया कि warning आप them of an साउथ की escalation of तरफ जाओ। ये violence बोलते in the हुए कि north. नॉर्थ में एविक्शन Israel वायलेंस is पर bombarding the इजराइल ने south साउथ too. में वायलेंस स्टार्ट कर दिया। गाजा स्ट्रिप एक छोटा सा हिस्सा है फलस्तीन का, जिसको ऑक्यूपाई किया है इजराइल ने सिंस 1967। ये गाजा स्ट्रिप 40 किलोमीटर लंबा है और 12 किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें 2 मिलियन फलस्तीनी making it one of the most जो एक densely densely populated populated areas in area the है world. वर्ल्ड में। और वही इस जगह के लोग पिछले 16 सालों से एक ब्लॉकेज में रह रहे हैं, that जिसमें allows इजराइल Israel के to control the पास flow of electricity, fuel, food, water, and medical और supplies, यहाँ तक कि so मेडिकल they can सप्लाई पे dictate when पूरा Palestinians receive कंट्रोल ले लिया essentials है। इजराइल and इन when सब they're denied. एसेंशियल्स को कभी भी खोल
और कभी भी बंद कर सकता है, और इसी कंट्रोल की वजह से यहाँ लाखों लोग मारे जा चुके हैं। इसराइल की एस्टैब्लिशमेंट से पहले गाजा सिटी पार्ट था द हिस्टोरिकल फलस्तीन, जो ऑटोमैन एम्पायर के कंट्रोल में था, और जेरूसलम में कहानी कुछ और ही हो रही है। मतलब वहां ज़ायनिस्ट्स उनके घरों को छीन रहे हैं, किलिंग हो रही है। आई मीन वेयर इज आवर सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली वेयर इज मुस्लिम कम्युनिटी? इतनी किलिंग के बाद भी क्या फलस्तीन आजाद होगा भी या नहीं? आई मीन आफ्टर ऑल ये उन्हीं की जमीन तो थी। वेल यकीन मानो अब तो ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि सॉल्यूशंस तो बहुत दिखते हैं, पर उसमें प्रैक्टिकल में कोई नहीं आ रहा।